गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 47 है। तो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। ठीक है, 80 तक कवर हो गए थे कल। अब इसमें 80 से 81 से जो है 100 तक कवर करेंगे, यानी 20 प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? अभी रिसेंटली समाप्त हुई है ये चैंपियनशिप। देखिए, इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 9 पदक जीते हैं। इन 9 में से जो है 2 स्वर्ण पदक हैं, यानी 2 गोल्ड मेडल हैं, और 4 जो हैं इसमें वो रजत पदक हैं, यानी सिल्वर मेडल हैं, और 3 जो हैं वो कांस्य पदक हैं, यानी ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इन 9 खिलाड़ियों में से केवल 2 पुरुष हैं बस। ठीक है, बाकी 7 जो हैं वो महिलाएं हैं, महिलाओं का दबदबा है पूरा। तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेताओं को अगर देखें तो गोल्ड मेडल वालों को देख लेते हैं पहले। ठीक है, तपस्या गहलावत ने जो है वुमेन्स फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, और काजल ने वुमेन्स फ्री स्टाइल 72 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, कल की एक जो टेस्ट वीडियो थी उसमें तपस्या गहलावत को 52 किलोग्राम भार वर्ग बता दिया गया गलती से, 57 किलोग्राम भार वर्ग है, और काजल जो है वो 72 किलोग्राम भार वर्ग। इसके अतिरिक्त जो 4 सिल्वर आए हैं, ठीक है, यानी रजत पदक जो आए हैं 4, उसमें सुमित मलिक मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में, सृष्टि वुमेन्स फ्री स्टाइल 46 किलोग्राम भार वर्ग में, और रीना वुमेन्स फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम भार वर्ग में, और प्रिया मलिक वुमेन्स फ्री स्टाइल 76 किलोग्राम भार वर्ग में। इन चारों ने जीता है रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल। एक नज़र उन 3 लोगों पर जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, उनमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। सारिका ने जो है वुमेन्स फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता, और श्रुति ने वुमेन्स फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता, और सूरज वशिष्ठ ने ग्रीको रोमन 50 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है इन तीनों ने। अच्छा, ये तो सब आपको दिख रहा होगा। ये कुछ नया यहाँ लग रहा होगा कि ग्रीको रोमन क्या है भाई ये। देखिए, ग्रीको रोमन भी एक कुश्ती का है फॉर्मेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ग्रीको रोमन शैली से लिया गया है। इसमें क्या है, जो शरीर का निचला हिस्सा होता है ना, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा, उसको नहीं पकड़ते हैं। सारी पटकी उटकी जो मारनी होती है वो ऊपरी हिस्से को पकड़कर। ठीक है, मतलब इसमें पैरों का उपयोग जो है वो वर्जित रहता है। चलिए, 82वां प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किस भारतीय गेंदबाज ने जीता? प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो जसप्रीत बुमराह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। भारतीय तेज गेंदबाज हैं ये। देखिए, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जीता। उन्हें यह सम्मान सर गॉरफील्ड रोवर्स ट्रॉफी के रूप में मिला, जो सभी प्रारूपों में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया गया। वर्ष 2018 में विराट कोहली को मिला था ये, और विराट कोहली के बाद अब यह पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है 6 साल में। ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 कौन है? जसप्रीत बुमराह, जो कि एक भारतीय तेज गेंदबाज हैं भारत के। अच्छा, ये जो आईसीसी अवार्ड मिले ये कब मिले? ये पूरे 2024 के मिले हैं जनवरी 2025 में। 2024 के लिए जनवरी 2025 में मिले। अब एक प्रश्न है, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये भी जसप्रीत बुमराह ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जीता। बुमराह ने पूरे 2024 में
शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 71 विकेट लिए और टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब एक है ये, 2024 के लिए आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर कौन है? माइकल स्लेटर, साइमन टफल, डीन जोन्स या रिचर्ड इलिंगवर्थ? यही है, देखा होगा इनको आपने एम्पायरिंग करते हुए। देखिए, डीन जोन्स और माइकल स्लेटर तो काफ़ी पुराने हो गए हैं, ठीक है, 20-22 साल पहले करते थे ये एम्पायरिंग। अभी जो इसका ये हैं रिचर्ड इलिंगवर्थ, ठीक है, साइमन टफल के साथ रहते हैं ज़्यादातर। ये है इसका आंसर, वर्ल्ड कप में भी थे 23 के। देखिए, आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर 2024 कौन है? रिचर्ड इलिंगवर्थ है। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं ये आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर 2024, और लगातार तीसरी बार है जब इलिंगवर्थ को यह पुरस्कार मिला है। अब है कि आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता? अर्शदीप सिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अर्शदीप सिंह ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता। अब है, किसे आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया? तो सारी कैटेगरी देख लीजिए। एक तो है ओवरऑल आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर या पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, और मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह, और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। ये भारत के नहीं हैं, ये हैं अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, अफगानिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी अजमतुल्ला उमरजई 25 साल के हैं ये। अपने दाएं हाथ की तेज गेंदबाजी से और शानदार बल्लेबाजी से अपनी टीम को नए स्तर पर पहुंचाया इन्होंने। उन्हें जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अब एक नज़र में पूरी तालिका देखते हैं, ठीक है, आईसीसी अवार्ड 2024। तो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत के, पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमरजी अफगानिस्तान के, और पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत, और पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत। अब पुरुष पुरुष हो गए, अब महिलाओं के लिए भी आ जाइए। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी 2024 अमेलिया केर न्यूजीलैंड की, ठीक है। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना भारत की, और महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर ही हैं न्यूजीलैंड की, और अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड के, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इस तालिका को देख लीजिए एक बार, ठीक है। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत, और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया केर न्यूजीलैंड, ये इसके समकक्ष है। अगला जो प्रश्न बनता है वो है नंबर 87, वर्ष 2024 में अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? एवरीथिंग द लाइट टचेस, और आई हैव बिकम द टाइड, स्प्रिट नाइट्स, या द फॉर फील्ड? देखिए, अंग्रेजी भाषा के लिए ईस्टिन किरे की रचना है स्प्रिट नाइट्स के लिए, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और गगन गिल की रचना का नाम क्या है? जब तक मैं आई बाहर के लिए जो है, इन दोनों को हिंदी में अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोनों की रचना जब तक मैं आई बाहर, अंग्रेजी में स्प्रिट नाइट्स। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अंग्रेजी भाषा के लिए ईस्ट्रिन किरे को उनके उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी ने दिसंबर 2024 में इन वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की थी। अगले जो मिलेंगे वो दिसंबर 2025 में मिलेंगे।
ठीक है, यह ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है ये, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न साहित्य अकादमी सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित सही कथन है। लेखक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ये पुरस्कार केवल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 24 या 22? 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों। एक तो 22 जो हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची हैं, और 2 और हैं, ठीक है, जिनमें ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 24 हो गई। वो 2 कौन सी हैं? अंग्रेजी और राजस्थानी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। और प्राप्तकर्ता जो है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। काफ़ी कम अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। वन टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए। बाकी आप वीडियोस से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बोल सुनकर लंबे समय तक याद रहता है। क्या है ये? निम्नलिखित को सही सम्मिलित करना है। यह है नोबेल पुरस्कार के विषय या सब्जेक्ट और क्यों दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया। ए में क्या है? चिकित्सा या मेडिसिन। 2 में भौतिकी है, बी में यानी फिजिक्स। 3 में केमिस्ट्री है यानी रसायन, और डी में है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। और ये है आपके कूट, इन्हीं के अनुसार मिलाना है। संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि पर उनका प्रभाव विषय पर उनके शोध के लिए कौन सा। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इनकी भूमिका के लिए कौन सा। और कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के क्षेत्र में मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए कौन सा। और कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करने के लिए किसको। देखिए, संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि पर उनका प्रभाव विषय पर उनके शोध के लिए जो है ये तो अर्थशास्त्र का है। तो जो डी मिल जाएगा वो ए से मिल जाएगा, ठीक है, डी ए से मिलेगा। और माइक्रो आरएनए की खोज के लिए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इनकी भूमिका के लिए ये मिल जाएगा दूसरा वाला, ये मेडिसिन के लिए है, ठीक है। एक फ्रेम में आ नहीं पा रहा है ये। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के क्षेत्र में मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली मूलभूत खोज और आविष्कारों के लिए जो है ये है फिजिक्स यानी भौतिकी का। फिर केमिस्ट्री का किधर गया? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग, ये हो गया रसायन का। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 2 3 4 1। देखिए, चिकित्सा या मेडिसिन के लिए 2024 में नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबकुन को मिला है। क्यों मिला है? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनिमय में इनकी भूमिकाओं के लिए मिला है ये, ठीक है। जितने भी एग्जाम होंगे तब तक यही काम करेंगे, क्योंकि अक्टूबर में इनकी घोषणा होगी, तब तक 24 वाला ही पूछा जाएगा। बीपीएससी में भी, यूपीपीएससी पीसीएस में भी, यूपी ट्रिपल एस सी पैट में भी, ठीक है। नया वाला शायद पूछा जाए, क्योंकि दिसंबर में यूपी टीजीटी है, तो नए शायद उसमें ऐड कर लें तब तक। और आरओ का मेंस भी होगा, वो दिसंबर या जनवरी में जब भी होगा, उसमें भी नए वाले या पुराने वाले भी दोनों को याद रखेगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को, 3 अर्थशास्त्रियों को, डेरान एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। क्यों? संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि पर उनका प्रभाव विषय पर उनके शोध के लिए। उनके किनके? इन तीनों के शोध के लिए। तो 2 हो गए, 2 और बचे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 वैज्ञानिक हैं, डेविड बेकर, डेमिस हस्बेस, जॉन एम जम्पर। क्यों मिला है? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए और प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग। बात भौतिकी की हुई रही तो जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी हिल्टन को मिला है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के क्षेत्र में मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए। 90वां प्रश्न है कि विटनेस किस भारतीय पहलवान की आत्मकथा है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, विनेश फोगाट। देखिए, साक्षी मलिक की साफ साफ आपको फोटो में दिख रहा है, तो कौन सा आंसर है? बी में है।
देखिए, विटनेस जो है वो भारतीय पहलवान साक्षी मलिक की आत्मकथा है, जिसे उन्होंने पत्रकार जोनाथन सेल्वराज के साथ मिलकर लिखा है। इस किताब में साक्षी मलिक ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव और भारतीय महिला एथलीटों से जुड़े मुद्दों पर बात की है, जो कि भारतीय खेलों में हुए बड़े प्रदर्शन के दौरान उजागर हुए थे। ठीक है। इन्होंने धरना भी किया था काफी समय तक, जो एक नाम इनसे जुड़ता है। ठीक है, शरण सिंह का नाम है वो। चलिए, 91 प्रश्न है। 91 नंबर का प्रश्न है, 91। ब्रजभूषण शरण सिंह। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक की पुस्तक है? ये अंग्रेजी नाम है इनका, बचपन से आपने पढ़ा होगा इंग्लिश की किताबों में, रस्किन बॉन्ड। ये एक भारतीय हैं। ठीक है, तो ए है इसका आंसर, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। यह उनके 90वें जन्मदिन पर प्रकाशित हुई थी और युवा पाठकों के लिए एक पत्र के रूप में उनके विचारों, यादों और जीवन के अनुभवों का संग्रह है। स्कूल में पता नहीं था, लगते थे विदेशी हैं ये, लेकिन इंडियन है ये। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? 5 अगस्त 2025 को पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। वह वर्ष 2017 से 2018 तक बिहार के राज्यपाल रहे क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इनका, इसका आंसर। 79 वर्ष की अवस्था में लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में इनका निधन हो गया, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। देखिए, 5 अगस्त 2025 को पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। उन्होंने 5 भारतीय राज्यों अर्थात बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में काम किया था। 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल रहे वो। 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे वो, और वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल थे। उनके कार्यकाल में ही केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 70 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। अगला प्रश्न 93 नंबर का प्रश्न क्या है? 5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये वर्ष रह गया है, साल रह गया है। तो 4 स्टेटमेंट यहाँ पर भी हैं सत्यपाल मलिक से ही रिलेटेड। देखिए, 1989 से 1991 तक अलीगढ़ से लोकसभा सांसद रहे वो। 1980 से 1989 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे वो। उन्होंने गोवा, मेघालय, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में काम किया। 79 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद चंडीगढ़ के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। देखिए, उनका जो निधन हुआ वो चंडीगढ़ के एम्स नहीं बल्कि दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हुआ। तो छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा इनको, अगर बने तो बने प्रश्न। तो 21 मार्च 2018 से 28 मई 2018 तक उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया उन्होंने, अतिरिक्त प्रभार भी। और 3 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 तक गोवा के राज्यपाल रहे। 18 अगस्त 2020 से 3 अक्टूबर 2022 तक मेघालय के राज्यपाल के रूप में काम किया उन्होंने। लोकसभा सदस्य रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं। लोकसभा सदस्य रहे कब से कब तक? अलीगढ़ से लोकसभा सदस्य रहे 1989 से 1991 तक, और 1980 से 1989 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य रहे वो। 79 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका निधन हुआ है, न कि चंडीगढ़ के एम्स में। अब आ जाइए 94 नंबर का प्रश्न है। 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? कान्हा नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, पार्वती अर्गा रामसर साइट, गोंडा उत्तर प्रदेश, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम।
क्योंकि आर्द्रभूमि दिवस है तो रामसर साइट ही मिलता जुलता सही हो जाएगा। ठीक है, पार्वती अर्गा रामसर साइट है, गोंडा उत्तर प्रदेश यूपी, क्योंकि यूपी में तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा उत्तर प्रदेश में विश्व आर्द्रभूमि दिवस समारोह 2025 का आयोजन किया। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का विषय क्या है। ग्लेशियर संरक्षण तो जल दिवस का विषय है। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही, आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, ये तो 2022 की थीम है, काफी पुरानी थीम है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का जो विषय है वो क्या है, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। और 24 में ये वाली थीम थी, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। देखिए, उल्टा कर दिया क्या मैंने, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा ये जो 2025 की थीम है, और लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्यवाही ये 2024 की है। ठीक है, ग्लेशियर संरक्षण विश्व जल दिवस 2025 की थीम है, और आर्द्रभूमि और मानव कल्याण 2022 की है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का विषय क्या है, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा, याद रखना इसको। 96 नंबर का प्रश्न क्या है, ये नवीन घोषित रामसर स्थल हैं और ये संबंधित राज्य हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, झारखंड। उधवा झील, तिरंगल, खेचियोपल्ली, खीचन। देखिए, उधवा झील जो है वो झारखंड की है। ठीक है, ठीक है, और तिरंगतल तमिलनाडु, ये भी सही है। खेचियोपल्ली सिक्किम भी ठीक है, और खीचन राजस्थान भी है, ये तो रिसेंटली मिलाई है 2025 में। तो इसका तो 1 2 3 4 वाला ही हो गया, यानी ए है इसका आंसर, 1 2 3 4। तीरमतगल तमिलनाडु। तो यह है नवीन रामसर साइट या स्थल, तमिलनाडु में उधवा झील है। ठीक है, और सॉरी, झारखंड में उधवा झील है, तमिलनाडु में जो है वो तीरंतगल और सक्कारा कोट्टई, ये तमिलनाडु में है, और खेचियोपल्ली सिक्किम में। ये सिक्किम और झारखंड में, ये जो है ना, सिक्किम और झारखंड के पहले रामसर स्थल हैं, इससे पहले कोई रामसर स्थल को मान्यता नहीं दी इन दो राज्यों में। खेचियोपल्ली सिक्किम और उधवा झील झारखंड। और भारत में वर्तमान में 91 रामसर साइट हैं, ये इंपॉर्टेंट है जुलाई 2025 तक। जून में 25 जून को, सॉरी, जून 2025 में राजस्थान की खीचन और मेनार आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया, जिससे कुल संख्या जो है वो 91 हो गई। इससे पहले 89 थी। ठीक है, अब कितनी हो गई हैं, 91 हो गई हैं। तो 89 जो थी वो कौन कौन सी, नई वाली जो मिलाई गई थी वो ये थी, तिरंगल, और दूसरी है सक्कारा कोट्टई, और इसके बाद दो और नई आ गई, खेचियो पलरी, खेचियोपल्ली नहीं, खीचन और मेनार। ठीक है, राजस्थान की। तो 91 हो गई, 89 से बढ़कर 91 याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम है वन और भोजन। ठीक है, वन और खाद्य आ जाए तब भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम वन और भोजन है। यह थीम वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका के लिए वनों के महत्व को उजागर करती है, जिसमें वन
भोजन, ईंधन और आय प्रदान करते हैं। वन यानी फॉरेस्ट जो है भोजन, ईंधन और आय प्रदान करते हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले तो वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? वन और जलवायु परिवर्तन नहीं है, वन एवं जल संरक्षण नहीं है, वन एवं जैव विविधता नहीं है, वन और भोजन। सी है इसका आंसर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस तिथि को मनाने पर सहमति व्यक्त की थी, ठीक है, और 2013 दुनिया भर में इसे मनाने का पहला वर्ष था। याद रखना इस चीज़ को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय वन और खाद्य या वन और भोजन या फॉरेस्ट एंड फूड एक ही बात है, जो वनों और खाद्य सुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डालता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित नहीं किया जाएगा? फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 संयुक्त रूप से नॉर्थ अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, यानी मैक्सिको में, कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्राज़ील को हटा दीजिए, साउथ अमेरिका में है ये। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 मेजबान देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। और तारीख है, ये होगा 11 जून से 19 जुलाई 2026 के बीच में। टीमों की संख्या 48 है। मेजबान शहर की बात करें तो कुल 16 शहरों में मैच खेले जाएंगे, जिनमें 11 अमेरिकी शहर होंगे, 3 मैक्सिकन शहर होंगे और 2 होंगे कनेडियाई शहर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, चेस ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 किसने जीता? चेस यानी शतरंज का ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 जीता है मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। इनकी काफ़ी रील वायरल होती हैं और डी गुकेश के साथ भी होती हैं, डी गुकेश की खुद से अलग अलग भी होती हैं, देखा होगा आपने यूट्यूब पर इनको न्यूज़ में, ठीक है। चेस ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 जीता है मैग्नस कार्लसन ने। देखिए, मैग्नस कार्लसन ने पहला जीता है, पहला चेस ई स्पोर्ट विश्व कप, चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप EWC 2025 जीता। यह टूर्नामेंट हुआ सऊदी अरब के रियाद में और कार्लसन ने टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व किया और टीम फाल्कन्स के अलीरेजा फिरोजजा को हरा दिया। 100 हो गए क्या? तो पिछले 2 दिनों में हमने जो है 1 से 100 तक के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये और बिल्कुल बनेंगे इनमें एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न, या तो सीधे सीधे या उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक्सप्लेनेशन मेरी। तो दोनों का अच्छे से पढ़ना। फुल टेस्ट सीरीज़ से आप जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। धन्यवाद।